नमस्कार मित्रों, स्टडी 24/7 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष CISF हेड कांस्टेबल का जो अभी 2019 का एग्ज़ाम था, जो इसका पेपर अभी अभी फ़िलहाल में हुआ है, उसके हिंदी भाग का प्रश्न पत्र मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं और उस प्रश्न पत्र को आपके समक्ष मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा हिंदी भाषा का जो पहला हमारा प्रश्न नंबर 76 है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए यहाँ पे हमारे 4 शब्द ऑप्शन में दिए गए हैं: दया, घटना, जड़ता, बुढ़ापा। अब इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताना है हमको। तो देखिए, दया दया आ रही है या दया आ रहा है। देखिए यहाँ पे दया किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम लोग नहीं ले रहे हैं। दया मतलब काइंडनेस कह सकते हैं, कृपा कह सकते हैं। तो दया आ रही है या दया आ रहा है। तो दया जो है मोस्टली हम स्त्रीलिंग में लेंगे इसको। घटना घटना घटा या घटना घटी, तो घटना घटी, तो ये भी हमारा स्त्रीलिंग का शब्द है। जड़ता जड़ता भी हमारा स्त्रीलिंग का शब्द है। और बुढ़ापा बुढ़ापा हमारा पुल्लिंग का शब्द है। तो ये हमारा सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, प्रश्न नंबर 76 का, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चलिए अगला हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 77, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया है चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों, चिड़िए। देखिए यहाँ पे सही उत्तर होगा चिड़िया, परंतु चिड़ियों का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु वह विभक्ति के आधार पे किया जाता है। जहाँ पे चिड़ियों को हम कर्ता के रूप में या कर्म के रूप में प्रयोग करेंगे, चिड़िया प्लूरल फॉर्म में, तो वहाँ पे चिड़ियों होगा, चिड़िया नहीं होगा। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा हमारा, यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा वह चिड़िया ही होगा, चिड़ियों नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो है बहुवचन रूप चिड़िया है। चिड़ियों भी है, परंतु वह विभक्ति के आधार पे, जब विभक्ति लगेगी तो उसके अंतर्गत चिड़ियों बनेगा। तो हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे चिड़िया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, डाकू अपने कृत्यों के कारण डैश होते हैं। हमारे ऑप्शन में शब्द दिए गए हैं कुख्यात, सुख्यात, ख्यात, विख्यात। तो देखिए, कुख्यात जो होता है नोटोरियस होता है अंग्रेजी में उसके लिए, जिसकी जो प्रसिद्ध तो है पर अब अच्छे कर्मों के लिए नहीं प्रसिद्ध है, उसको कुख्यात बोलते हैं। सुख्यात और विख्यात जो है वो किसी अच्छे कर्म के लिए, अगर किसी अच्छे कार्य के लिए उसकी प्रसिद्धि है तो उसको सुख्यात और विख्यात बोलते हैं। और ख्यात जो होता है वो इसी का मूल शब्द है, ख्याति, किसी की प्रसिद्धि। तो अब प्रसिद्धि कैसी है, वो कुख्यात है या विख्यात है। तो डाकू अपने कृत्यों के कारण डैश होते हैं, क्या होते हैं, तो वो विख्यात होंगे कि कुख्यात होंगे। जैसा कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे इसका उत्तर कुख्यात होगा। चलिए प्रश्न नंबर 79 देखते हैं। डैश मैं मुंबई जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरी दादी मेरे घर आई, ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है। मेरी दादी मेरे घर आई, मैं मुंबई जा रहा हूँ, कोई तुक नहीं बैठता है इसका। बी में देखते हैं, अपने मित्र के विवाह में शामिल होने मैं मुंबई जा रहा हूँ, यह संभव है। क्योंकि मुझे सैंडविच पसंद है मैं मुंबई जा रहा हूँ, कोई तुक नहीं है। कुछ दूध खरीदना है मैं मुंबई जा रहा हूँ, ये भी, इसमें भी कोई तुक नहीं बैठ रहा है। तो इसीलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, अपने मित्र के विवाह में शामिल होने मैं मुंबई जा रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 में दिया गया है प्रत्येक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए इसको हम पढ़ते हैं और उसके बाद से देखते हैं रिक्त स्थानों को कैसे भरना है हमें। चलिए देखते हैं। तो देखिए
यह एक सामान्य मान्यता है कि तीसरी दुनिया के देशों में मौसम का डैश न होने के कारण अचानक सूखे, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक डैश से लोगों को मरना पड़ता है। रुकते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं। देखिए, ये जो हमारा रिक्त स्थान दिया गया है, तो इसमें बोला गया है कि 80 नंबर, प्रश्न नंबर 80 से जो हमारे ऑप्शन है उनमें से चुन के भरिए। तो क्या इसमें आएगा, आप लोग बताइए। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताइए, या फिर चलिए मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा पूर्वानुमान होगा। यह एक सामान्य मान्यता है कि तीसरी दुनिया के देशों में मौसम का डैश ना होने के कारण, मौसम का पूर्वानुमान ना होने के कारण अचानक सूखे, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक, अब क्या आएगा, से लोगों को मरना पड़ता है। तो प्राकृतिक क्या, पैदावार, अनुशासन, संपदा या आपदा। तो हमारा जो 81 जो हमारा है 81 नंबर का रिक्त स्थान, 81 नंबर के प्रश्न से आपदा इसमें शब्द आएगा। चलिए देखते हैं आगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि तीसरी दुनिया में खाद्यान्न उत्पादन के लिए मौसम बहुत अच्छा है। मौसम की अव्यवस्था और माफी चाहता हूँ, मौसम की अव्यवस्था और डैश से लड़ने के लिए तीसरी दुनिया के किसानों ने सदियों के अनुभव से नई तकनीकें विकसित की हैं, लेकिन फिर भी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखिए, हमारा प्रश्न जो हमारा रिक्त स्थान है 82 नंबर, तो 82 नंबर से देखते हैं मौसम की अव्यवस्था और डैश से लड़ने के लिए। तो अव्यवस्था और किससे लड़ने के लिए, मौसम की अव्यवस्था और असंतुलन। यहाँ पे संतुलन नहीं होगा, यहाँ पे हमारा जो उत्तर होगा असंतुलन होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा उत्तर असंतुलन होगा। ठीक है, तो लड़ने के लिए तीसरी दुनिया के किसानों ने सदियों के अनुभव से नई तकनीकें विकसित की हैं, लेकिन फिर भी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इनसे सक्षम और साधन संपन्न लोग उतना प्रभावित नहीं होते जितना कि डैश गरीब आदमी। अब देखिए 83 नंबर से हमें चुनना है इसमें, तो 83 नंबर में देखते हैं क्या है। साधनहीन, अमीर, दुर्व्यसनी, शहरी। तो यहाँ पे साधनहीन होगा हमारा उत्तर, यहाँ पे साधनहीन होगा। देखिए 83 नंबर, लोग उतना प्रभावित नहीं होते जितना कि साधनहीन गरीब आदमी। इसमें कोई संदेह नहीं कि गरीबी की समस्या जनसंख्या से जुड़ी है, लेकिन यह भी सच है कि आज दुनिया में खाद्यान्न उत्पादन प्रत्येक के पेट भरने की डैश से अधिक है। अब 84 नंबर में, तो इसमें क्या आएगा बताइए, उपादेयता, समता, क्षमता, योग्यता। बिल्कुल सही सोचा आपने, इसमें हमारा क्षमता आएगा। सही उत्तर हमारी क्षमता होगी। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोगों ने देख लिया और सही से समझ लिया इसको। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 में पूछा गया है गधा का तत्सम रूप क्या है। तो गधा जो है वो तो है नहीं, ठीक है, गधा तो हमारा सही उत्तर है नहीं। गर्दभ भी नहीं है, गदर्भ भी नहीं है, गर्दभ है हमारा सही उत्तर। गधा का तत्सम रूप जो है गर्दभ है। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, सर्प का अर्थ तो सांप ही होता है, नाग ही होता है। अहि का भी अर्थ होता है नाग। देखिए, अहि का अर्थ नाग भी होता है, सूर्य भी होता है, पृथ्वी भी होता है। ये अनेकार्थी शब्द है अहि। तो अहि से इसका नाग का अर्थ हमें मिल रहा है, तो इसीलिए ये तो उत्तर सही नहीं है हमारा। अगला जो हमारा विषधर सभी को पता है, विष को धारण जो करता है, तो ये भी सांप ही है, हमारा नाग का ही पर्यायवाची है। तुंग जो है हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि तुंग का अर्थ होता है पर्वत, पहाड़। नारियल के पेड़ को तुंग बोलते हैं। कहने का अर्थ देखिए, संज्ञा रूप में तुंग का अर्थ अगर पर्यायवाची देखेंगे तो पहाड़ होगा, पर्वत होगा, या कोई ऊंची इमारत जिसको बोलेंगे
पर्वत से पर्वत है वो बहुत ऊंचा होता है, नारियल का पेड़ भी ऊंचा होता है, तो उसको तुंग कहेंगे। अनिकार्थी शब्द है ये भी, पर विशेषण रूप में तुंग का अर्थ होता है ऊंचा, बहुत ऊंचा, उन्नत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए यमुना के लिए इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए भानुजा हम जानते हैं कि यमुना का ही नाम है, पर्यायवाची शब्द है। कालिंदी भी यमुना का ही पर्यायवाची शब्द है। दुहासन और सूर्यसुता, सूर्यसुता भी यमुना का ही है पर्यायवाची शब्द। तो ये तीनों तो हमारे होंगे नहीं, तो अब इनमें से कौन होगा हमारा? दुहासन। देखिए दुहासन जो है हिंदी का ही शब्द है। दुहासन देखिए आसन का अर्थ होता है एक पोज, जैसे कि आसन लगा लिए, एक निश्चित रूप से बैठना, ठीक है। तो आसन का अर्थ होता है किसी जगह पे, किसी अवस्था में किसी शरीर को अपने रखना, उसको बोलते हैं आसन। तो दुहासन मतलब होता है दुहना। आप लोग समझते होंगे गाय दुहना, जब ग्वाला जो होता है गाय बैठने के लिए, गाय दुहने के लिए जब बैठता है तो उसके आसन को बोलते हैं दुहासन। तो ये हमारा जो है यहाँ पे सही उत्तर यही होगा, यमुना का ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रस्त का विलोम शब्द है, तो ग्रस्त का विलोम शब्द देखते हैं। देखिए ग्रस्त का अर्थ होता है पीड़ित, ग्रसित, प्रभावित। और सुप्त मतलब होता है सोया हुआ। ग्राह्य मतलब होता है जिसे ग्रहण किया जा सकता है। मुक्त का अर्थ होता है आजाद, स्वतंत्र। और लुप्त का अर्थ होता है जो गायब हो गया हो, लुप्त हो गया हो। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, लुप्त हो गए। तो ग्रस्त का यहाँ पे विलोम शब्द पूछ रहा है, तो मुक्त ही उसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिसे किसी से लगाव ना हो। तो जिसको किसी से लगाव ना हो, लगाव से क्या तात्पर्य है यहाँ पे कि किसी से मतलब इतनी घनिष्ठता ना हो, किसी से प्रेम ना हो। तो देखिए नश्वर जो है वो तो बिल्कुल ही अलग अर्थ दे रहा है। जो नश्वर होते हैं मॉर्टल बोलते हैं, जो नश्वर नहीं होते उनको इमॉर्टल बोलते हैं। लिप्सु, लिप्सु मतलब बहुत ज़्यादा लिपटा हुआ। निर्लिप्त, यही हमारा सही उत्तर है, निर्लिप्त। लिप्त का अर्थ होता है किसी चीज़ में सना हुआ, मिला हुआ। तो यहाँ पे देखिए अगर किसी से किसी को लगाव होता है तो वो उससे जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे जो हमारा चौथा ऑप्शन है अलगाववादी, आपको पता ही है अलगाववादी का अर्थ क्या होता है, किसी से अलग रहना, वही अलगाववादी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 88 का हमारा सही उत्तर, प्रश्न नंबर 79 का सही उत्तर होगा हमारा निर्लिप्त। प्रश्न नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। चलिए देखते हैं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया आपने पढ़ा ही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे पानी बरस रहा है। अब इसमें देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन ये है सही उत्तर है। यहाँ पे क्यों है अभी बताता हूँ आप लोगों को। देखिए पानी बरस रहा है, तो पानी बरस रहा है, पानी जो है हमारा यहाँ पे कर्ता के रूप में है, बरस रहा है। अब यहाँ पे आप बताइए कहीं कर्म है, बरसने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे ये बरसने की क्रिया क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई हमारी। बरसने की क्रिया अकर्मक क्रिया हो गई। अब मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, तो कुछ किसी चीज़ को पिसवाएंगे, पिसवाना मतलब ग्राइंड करवाना उसको, तो उसको पिसवाएंगे तो उसका यहाँ पे गेहूँ जो है हमारा, यहाँ पे तो कर्म है ना। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ तो मैं करता हूँ, गेहूँ है हमारा कर्म, यहाँ पे उसको पिसवाता हूँ, तो पिसवाने की क्रिया जो हो रही है वो गेहूँ के ऊपर पड़ रही है, तो ये क्या हो गया हमारा, सकर्मक क्रिया हो गई। श्याम निबंध लिखता है, यहाँ पे भी देखिए श्याम निबंध लिखता है, इसमें निबंध जो है हमारा कर्म है, लिखने की क्रिया हो रही है, निबंध के ऊपर पड़ रहा है इसका प्रभाव। चौथा जो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे जो है ना प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये जो हमारा क्रिया है रुलाना या रोना, देखिए रोना जो है अकर्मक क्रिया है, परंतु ये रोना जो है ये मूल रूप में नहीं है, ये प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में चला गया। राम मोहन को रुला रहा है, तो यहाँ पे देखिए राम जो है कर्ता हो गया
और रुलाना हमारी क्रिया हो गई, और किसको रुला रहा है? मोहन को। तो इसीलिए मोहन हमारा यहाँ पे कर्म हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर है ये पानी बरस रहा है। अगर यहीं पे राम रो रहा है होता तो ये हमारी अकर्मक क्रिया हो जाती, परंतु यहाँ पे राम मोहन को रुला रहा है तो मोहन हमारा यहाँ पे कर्म कारक हो गया, इसीलिए कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह भी है यहाँ पे को। अब अगर आपको कारक के बारे में अच्छे से जानना है तो मैंने इसी चैनल पे कारक के ऊपर एक विस्तृत वीडियो डाला है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैंने अंत में एक ही वाक्य में सभी कारकों का प्रयोग करके वहाँ पे अच्छे से समझा दिया है कि कैसे कैसे कारक काम करते हैं। तो आप देखना चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 91 देखते हैं हम। तो प्रश्न नंबर 91 है हमारा, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो देखिए यहाँ पे उत्तर हमारा 2 होगा, लेकिन कुछ लोग 6 भी कर देंगे। देखिए संख्यावाचक के मुख्य भेद 2 हैं। एक है निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण और एक है हमारा अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चयवाचक संख्यावाचक जो विशेषण होता है, निश्चयवाचक वाला, निश्चित वाला, उसमें 6 भेद होते हैं, जिनमें हमारा होता है पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समूहवाचक, प्रत्येक बोधक। और अनिश्चयवाचक में कोई भेद नहीं होता। अनिश्चयवाचक मतलब बहुत, कुछ, थोड़ा, इस तरीके से। ये अनिश्चयवाचक हमारा संख्यावाचक विशेषण है। और निश्चयवाचक में हमारे 6 भेद होते हैं, जैसे पूर्णांक कोई संख्या दे दी गई, अपूर्णांक जिसमें कोई संख्या नहीं दी गई है, क्रमवाचक जो सीरीज को बताता है, पहला, दूसरा, तीसरा, आवृत्तिवाचक जो किसी आवृत्ति को बार, जैसे तीसरा, चौथा, ये आवृत्ति हो गई हमारी। नहीं, क्रमवाचक हमारा पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक मतलब जैसे हमारा हो गया आवृत्तिवाचक, जैसे कि एक सेकेंड, हाँ, आवृत्तिवाचक मतलब जिसमें आवृत्ति हो, जैसे कि